बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, गुड्स इवैल्यूएटर प्रैक्टिस टेस्ट 2 नंबर में आपके सामने हाजिर हैं। एफबीआर में ये जो पोस्ट आई हुई हैं, इसका एप्टीट्यूड टेस्ट नंबर 1 हमने कंप्लीट सॉल्व किया। उसकी वीडियोस भी फ्री यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं। ये सेट नंबर 2 है, टेस्ट नंबर 2 है और ये सिलेबस का पार्ट 1 है। सिलेबस का पार्ट 2 जो है वो आपकी फील्ड से आएगा क्वेश्चंस, तो उसको भी हम हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो सेट 1 था, सॉरी एप्टीट्यूड टेस्ट 1 था, वो हमने इसमें सॉल्व करने की कोशिश की ताकि ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो हैं वो उनका पहले ये हल हो जाए। फील्ड तो हर किसी ने अपनी थोड़ी बहुत पढ़ी होती है, लेकिन अगर उसमें भी जनरल क्वेश्चंस मिलेंगे इंटरनेट पर अवेलेबल हैं मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पर, तो वो भी हम निकाल के आपके सामने लेकर आएंगे। टोटल इसमें 50 क्वेश्चंस हैं और इसके 4 पार्ट्स हैं: इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एनालिटिकल रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग और आईटी स्किल। ठीक है, तो ये चारों पार्ट्स में मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं। पहले 2 के 15-15 क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किए हैं और बाकी आखिर वाले जो 2 पार्ट हैं कंप्यूटर और प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके 10-10 क्वेश्चन। तो सबसे पहला सेक्शन पहले हल करते हैं, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकेबलरी। वैसे तो इसका नाम इन्होंने इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ही दिया हुआ है, लेकिन उसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस भी आते हैं। पैराग्राफ आपके सामने है, इसमें से 5 क्वेश्चन होंगे। ये पैसेज मैंने जो पिक किया है वो जो पिछला आईबीए ने टेस्ट लिया था पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का, उसमें से उसके तर्ज पे लिया है, क्योंकि उन्होंने जो कॉम्प्रिहेंशन दी थी वो जो पोस्ट थी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, उससे रिलेटेड थी, उसकी वर्किंग से या उसकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से रिलेटेड थी कि उसका काम क्या है। ठीक है, तो अभी ये पैसेज भी मैंने इसीलिए इस हिसाब से लिया है, इंटरनेशनल ट्रेड का या इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट का ले रहा हूँ, ताकि जो ये गुड्स वैल्यूटर है इसका काम ये है कि आप इंस्पेक्शन करते हो जितना भी सामान मुल्क से बाहर जा रहा है या आ रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, तो उससे रिलेटेड ये पैसेज है। पैसेज स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स ड्यू टू इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन्स। कि जो ग्लोबल तिजारत है, बैनुल अक़वामी तिजारत है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, गंभीर हो चुकी है। मुख्तलिफ सप्लाई चेन्स उसमें शामिल हो गई हैं। एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ ई कामर्स, और इंटरनेट पे जो चीज़ें बिकना शुरू हुई हैं उसकी वजह से और भी ज़्यादा गंभीर हो गई है ट्रेड। कस्टम एडमिनिस्ट्रेशंस आर रिक्वायर्ड नॉट ओनली टू कलेक्ट रेवेन्यू। कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का काम ना सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करना यानी टैक्स कलेक्ट करना, बट आल्सो टू फैसिलिटेट लिजिटिमेट ट्रेड वाइल इंश्योरिंग सिक्योरिटी। उनका काम ना सिर्फ रेवेन्यू जमा करना बल्कि सिक्योरिटी देना भी है सामान को, और जो ट्रेड है, जो तिजारत है, उसको फ़रोग़ देना भी उनका काम है, यानी उनको फैसिलिटेट करना भी उनका काम है, उनको सहूलियात देना भी इनका काम हो गया है कस्टम ऑफिशियल्स का। और ये मैं आपको बता दूं, गुड्स वैल्यूएटर जो है वो कस्टम्स की जॉब है, एफबीआर के अंदर इदारा है, उसकी ये जॉब है। मॉडर्न रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम अलो कस्टम अथॉरिटीज़ टू फोकस रिसोर्सेज ऑन हाई रिस्क कंसाइनमेंट। ठीक है, मॉडर्न रिस्क मैनेजमेंट की जो सिस्टम है वो कह रहा है कि आप फोकस करें जो हाई रिस्क कंसाइनमेंट है, यानी अपना ज़्यादातर ध्यान जो है ना उन चीज़ों के ऊपर रखें, उस कंसाइनमेंट के ऊपर रखें जिसमें हाई रिस्क हो, यानी आपको शक हो कि इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो है वो कॉन्ट्राबैंड आ सकते हैं, यानी जो चीज़ें ममनू हैं वो आ सकती हैं। देयर बाय रिड्यूस डिले फॉर कंप्लेंट ट्रेडर्स एंड इम्प्रूविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इससे आपकी वर्किंग जल्दी हो जाएगी और आपको जो है वो कंप्लेंट्स वगैरह कम हो जाएंगी। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, मॉडर्न कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन आर एक्सपेक्टेड टू, जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन है उसके मुताबिक कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन से क्या तवक्कुआत की जा रही हैं। ए में है फोकस सॉलली ऑन रेवेन्यू कलेक्शन, आपका फोकस सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन पे होना चाहिए। रिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड को रोकें। सी में है बैलेंस ट्रेड फैसिलिटी एंड सिक्योरिटी, अपनी सिक्योरिटी के को भी सर अंजाम दें और ट्रेड को जो है फ़रोग़ भी दें, उनको सहूलियात भी दें। और डी में है एलिमिनेट इम्पोर्ट, इम्पोर्ट बिल्कुल ख़त्म कर दें। तो 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आप देख रहे हैं ख़ुद भी जो है वो, कि इतना ज़्यादा उसमें ऑप्शंस में मज़ा नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ इनको रेवेन्यू कलेक्शन नहीं करनी और ना ही इंटरनेशनल ट्रेड को रोकना है, इंपोर्ट्स को रोकना है, नहीं,
इनको सिक्योरिटी देनी है और बैलेंस ट्रेड फैसिलिटीज़, तो सी ऑप्शन इसमें सही है। पहले का सी ऑप्शन, बैलेंस ट्रेड फैसिलिटेशन एंड सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 2 है, द फ्रेज हाई रिस्क कंसाइनमेंट्स रिफर्स टू। हाई रिस्क कंसाइनमेंट की जो टर्म इस्तेमाल की गई है पैसेज में, उसका क्या मतलब है कि एक्सपेंसिव शिपमेंट्स ओनली, जो महंगी शिपमेंट्स हैं वही सिर्फ। बी में है शिपमेंट्स लाइकली टू वायलेट रेगुलेशन, ऐसी शिपमेंट जो कि कानून या कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रही हों। सी में है गुड्स एक्सपोर्ट गुड्स ओनली, जो चीज़ें बाहर जा रही हैं सिर्फ वो। या पेरिशेबल गुड्स, जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, जिस तरह से फ्रूट वगैरह होता है, ऐसी चीज़ें या दवाएं वगैरह जो कुछ दिन अगर पोर्ट पर पड़ी रहीं तो वो ख़राब हो जाएंगी, तो उनको, उनका नाम है हाई रिस्क कंसाइनमेंट। तो दूसरे सवाल का बी ऑप्शन सही है। शिपमेंट्स लाइकली टू वायलेट रेगुलेशन, ऐसी शिपमेंट जो कि कवानीन की खिलाफ वर्जी कर सकती हैं, जैसे मैंने बताया उसमें कॉन्ट्राबैंड चीज़ें हो सकती हैं, इलिसिट चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, मंशियात वगैरह, या ऐसी कोई चीज़ जिसमें लगे भाई कि ये कोई चीज़ इसमें बाहर से तो कोई और नज़र आ रही है, बाहर से तो आम सी कोई चीज़ है, मशीनरी है या फ्रूट है या जूते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर कोई मसला नहीं होगा कस्टम्स को, लेकिन उसके अंदर कोई और चीज़ छुपी होगी, तो ऐसी चीज़ों को हाई रिस्क कंसाइनमेंट कह सकते हैं। सी में है प्राइमरी बेनिफिट, क्वेश्चन नंबर 3 में है प्राइमरी बेनिफिट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इज़। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसका जो बेसिक फ़ायदा है वो क्या है? इंक्रीज्ड ट्रैफिक, एलिमिनेशन ऑफ इंस्पेक्शन, मोर एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। डी में है रिडक्शन इन ग्लोबल ट्रेड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन सही है कि जल्दी जल्दी से जो है वो चीज़ें हो रही होती हैं, जो रिसोर्सेज हैं उनको जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा होता है, उसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। चौथे में है कि आथर्स टोन इज़। ए में है क्रिटिकल, बी में है इंफॉर्मेटिव, सी में है ह्यूमरस, जो डी में है इमोशनल। ठीक है, तो आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि जो ऑथर बता रहा है बात के जो है आजकल ट्रेड में ये हो रहा है, ये हो रहा है, मॉडर्न में ये हो रहा है, रिस्क हाई रिस्क में ये है और कस्टम से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो उसमें वो क्रिटिकल बोलते हैं तनकीद करने को। उसमें अगर वो बताने लग जाता है कि कस्टम ऑफिशल्स में ये मुश्किलात हैं, मसले हैं और वो इंटरनेशनल ट्रेड को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हो जाती है क्रिटिकल, यानी वो उसकी इस्लाह भी कर रहा है, तनकीद भी उसके ऊपर कर रहा है अगर तो। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने जस्ट इन्फॉर्मेशन दी है। ह्यूमरस बोलते हैं उनका मजाक उड़ाना, नहीं ऐसी कोई टोन नहीं है उसकी। डी में है इमोशनल, इमोशनल हो जाता कि भाई कस्टम ऑफिशियल्स तो ऐसे कर रहे हैं, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए, वो सामान ख़राब हो जाता है, ठीक है, जो ट्रेडर्स हैं उनका नुकसान हो जाता है। नहीं, वो इमोशनल नहीं है, वो इन्फॉर्मेटिव है। बी में, बी ऑप्शन इसका सही है, वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आजकल जो है वो कस्टम ऑफिशल्स और कस्टम्स इस तरह से काम कर रही हैं, जस्ट वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मालूमात दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में है द वर्ड फैसिलिटेट मोस्ट नियरली मीन्स। जो अल्फाज फैसिलिटेट है उसका क्या मतलब है? ए में है हिंडर, हिंडर का मतलब होता है रोकना। बी में है एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट मतलब तेज़ करना। कंसील मतलब छुपाना। और डी में है रेस्ट्रिक्ट मतलब भी रोकना। अब 3 अल्फाज ऐसे हैं जिसमें छुपाना और रोकने का मतलब है, एक में कह रहा है कि तेज़ करने का। तो अगर आपको एक्सपेडाइट की मीनिंग नहीं भी आती, हिंडर, कंसील और रेस्ट्रिक्ट की आती है, तो भी आप ये सवाल सही कर सकते हैं। एक्सपेडाइट का मतलब होता है तेज़ करना। 5वें का बी ऑप्शन सही है, एक्सपेडाइट। क्वेश्चन नंबर 6 है चूज़ द सिनोनिम ऑफ प्रेगमेटिक। प्रेगमेटिक का सिनोनिम बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आइडियलिस्टिक, जो ख़याली चीज़ों को सोच रहा हो, सब चीज़ें अच्छी अच्छी सोचे और ख़याल में हों, वो हकीकत में उसमें कुछ ना हो, उसमें कोई हकीकत ना हो, लेकिन वो ख़याली चीज़ें हों और अच्छी चीज़ें लगें वो। बी में है प्रैक्टिकल, जो हकीकत में चीज़ हो सकती है वो। सी में है इमोशनल, जो यानी अपने एहसासात से वो सोच रहा है, इमोशनल चीज़ें सोच रहा है वो। डी में है एम्बिगुअस, एम्बिगुअस, इमोशनल, आइडियलिस्टिक, ये तीनों चीज़ें जो है वो मुबहम में ही आ रही हैं, ख़याली में ही आ रही हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन प्रैग्मेटिक का मतलब है प्रैक्टिकल। बी ऑप्शन इसका सही है कि जो चीज़ हकीकत में हो सके, बात जो हकीकत में हो सके, उसके सर पैर हों, उसको बोलते हैं प्रैग्मेटिक। क्वेश्चन नंबर 7 है चूज़ द एंटोनिम ऑफ स्ट्रिंजेंट। 7वां क्वेश्चन है, इसका एंटोनिम उल्टा बताना है। ठीक है, स्ट्रिक्ट। अब स्ट्रिंजेंट का ये सिनोनिम्स है, स्ट्रिक्ट, सीवियर,
सीवियर बहुत स्ट्रिक्ट को बोलते हैं, सख्त जिसको बोलते हैं। और सी में है लीनियंट, यानी जिसमें लचक हो, आसान हो। डी में है हार्श, हार्श भी सख्त होता है, सीवियर भी सख्त होता है, स्ट्रिक्ट भी सख्त होता है। तो सी ऑप्शन सही है, लीनियंट। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है द कमेटी अराइव्ड डैश आ यूनानिमस डिसीजन। 8वें का ए ऑप्शन में है 8, बी में है ऑन, सी में है इन, डी में है विथ। द कमेटी अराइव्ड, ए ऑप्शन इसका सही है 8वें का, कि एट अराइव्ड एट अ यूनानिमस डिसीजन, यानी जो कमेटी थी वो उन सब का एक मुतफ़िक़ा फ़ैसला था, कोई भी उसमें मुखालिफत नहीं थी किसी एक की भी। क्वेश्चन नंबर 9 में है आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ये 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनमें से जो भी आपको सही लग रहा है बिल्कुल ग्रामर के हिसाब से, वो आपने देखना है। यानी उसमें जो वर्ब वगैरह हैं वो सही लगे हुए हैं, क्वेश्चन मार्क अगर ज़रूरत है वो लगा हुआ हो, बाकी चीज़ें सारी। हार्डली हैड ही रीच्ड द पोर्ट व्हेन द शिप डिपार्टेड। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का जुमला है, ठीक है, जिसमें 2 टेंसेस दिए हुए हैं, एक उसमें होता है पास्ट इंडेफिनिट और एक होता है पास्ट परफेक्ट। तो देखना ये है कि हार्डली ही हैड रीच्ड द पोर्ट व्हेन द शिप डिपार्टेड, और हार्डली हैड ही रीच्ड द पोर्ट देन द शिप डिपार्टेड नहीं, व्हेन आता है, पास्ट परफेक्ट में व्हेन आता है। तो हार्डली रीच्ड ही द पोर्ट नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। पहले पास्ट परफेक्ट होता है, बाद में पास्ट इनडेफिनेट होता है। हार्डली हैड ही रीच्ड, जैसे ए को देखें आप हार्डली हैड ही रीच्ड, मुश्किल से वो पोर्ट पे पहुंचा था जब शिप निकल गया, ठीक है, मुश्किल से वो शिप पे पहुंचा था जब शिप निकल गया। तो हार्डली के बाद हैड आता है और बाद में सब्जेक्ट आता है, लेकिन दूसरे में क्या कह रहा है, हार्डली ही हैड रीच, नहीं ऐसे नहीं होगा। ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, हार्डली हैड ही रीच द पोर्ट, हार्डली हैड ही रीच्ड ऑन द स्टेशन व्हेन द ट्रेन डिपार्टेड। तो व्हेन भी आएगा, देन नहीं आएगा इसमें, तो ए ऑप्शन इसका सही है। 10वां है चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस। इसका आपने करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है। अथॉरिटीज़ में सीज़ द गुड्स, अथॉरिटीज़ जो सामान है उसको अपनी तहवील में ले सकती हैं। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं। गुड्स में सीज्ड बाय अथॉरिटीज़, गुड्स में बी सीज्ड बाय अथॉरिटीज़, गुड्स आर सीज्ड बाय अथॉरिटीज़, गुड्स वर सीज्ड बाय अथॉरिटीज़, ठीक है। मे प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, और इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा, ठीक है, उसमें क्या करना है आपने, उसका अगला जो होता है, मिसाल के तौर पे अगर इनडेफिनेट है तो उसका कंटिन्यूस होता है, तो बी जब लगता है तो वो कंटिन्यूस उसको बना देता है। पैसिव वॉइस में जो इनडेफिनेट है उसका जो है आपको कंटिन्यूस इस्तेमाल करना होता है, कंटिन्यूस के साथ बी इस्तेमाल करेंगे आप, ठीक है जी। गुड्स मे बी सीज्ड बाय अथॉरिटीज, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ये भी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का ही पार्ट चल रहा है कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अ पर्सन अथोराइज टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ एन अदर, एक ऐसा शख्स जिसको किसी दूसरे की जगह पे काम करने के लिए खड़ा किया गया हो या वो दूसरे की जगह काम कर सकता हो, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। ए में है आर्बिट्रेटर, बी में है नॉमिनी, सी में है प्रॉक्सी, डी में है कस्टोडियन, ठीक है। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है कि 2 बंदों के उसके दरमियान में सुलह कराने वाला, उनके दरमियान बातचीत कराने वाला। नॉमिनी का मतलब होता है कि किसी को नॉमिनेट कर देना, मेरी जगह पे इसको नॉमिनेट कर देता हूँ, तो बी ऑप्शन इसका, ठीक है। सी में है प्रॉक्सी, डी में है कस्टोडियन, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है, नॉमिनी। 11वें सवाल का क्वेश्चन नंबर 12 है सिलेक्ट दी सेंटेंस विथ करेक्ट पंक्चुएशन। अब एक सेंटेंस जिसमें सारी पंक्चुएशन सही होंगी वो कोई एक होगा, बाकी 3 में गलती होगी। हाउएवर द शिपमेंट अराइव्ड लेट, हाउएवर द शिपमेंट अराइव्ड लेट, दूसरे में कॉमा दिया हाउएवर के बाद, तीसरे में फिर कॉमा नहीं दिया, द शिपमेंट के बाद कॉमा दिया है, तो इसमें गलती है, शिपमेंट के बाद कॉमा नहीं आएगा, अराइव्ड लेट। हाउएवर द शिपमेंट अराइव्ड लेट, ठीक है, तो ये शुरू में जो है इन्होंने इस्तेमाल किए हैं कंजक्शन, तो इसके बाद जो है वो आपको कॉमा या सेमीकोलन
लगाना होता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें कॉमा लगता है। यहाँ इस सेंटेंस के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 12 का बी सही है। हाउएवर कॉमा द शिपमेंट अराइव्ड लेट फुल स्टॉप, आखिर में फुल स्टॉप भी देखना है आपने पंक्चुएशन में। 13वें है चूज़ द करेक्ट चूज़ द मोस्ट प्रिसाइज वर्ड दैट ऑडिटर डिटेक्टेड अ डैश डिस्क्रिपेंसी इन द वर्ड। ठीक है, जो ऑडिटर था, ऑडिट कर रहा था, किसी चीज़ को चेक कर रहा था, उसमें रिकॉर्ड्स में बहुत सारी जो है वो गलतियाँ डिटेक्ट की या उसमें खुर्द-बुर्द को डिटेक्ट किया। क्वेश्चन नंबर 13 के ऑप्शन हैं ट्रिवियल, ट्रिवियल बोलते हैं बहुत छोटी, मामूली। बी में है नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल ना होने के बराबर। सी में है सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा। डी में है ऑर्डिनरी, मामूली सी, आम सी। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा कि जो ऑडिटर ने देखा या उसको मिल गई बहुत ज़्यादा खुर्द-बुर्द रिकॉर्ड में, तो सी ऑप्शन इसका सही है। 14वां है इडियम टू लीव नो स्टोन अनटर्न। मीन ये इडियम है टू लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी उसने कोई भी पत्थर जो है वो छोड़ा नहीं कि उसके नीचे से कोई चीज़ ढूंढे। ठीक है, जब हम ढूंढते हैं या कोशिश करते हैं तो हम अपनी पूरी कोशिश जब करते हैं तो उसको बोलते हैं टू लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी उसने कोई चीज़ नहीं छोड़ी। जैसे बोलते हैं ना हमने शहर का चप्पा चप्पा पुलिस ने छान मारा, उसका मतलब ये है। टू अबंडन ए टास्क, किसी टास्क को छोड़ देना। बी में है टू सर्च थॉरली, अच्छे से ढूंढना। सी में है टू वर्क केयरलेसली, यानी इतना अच्छे से काम ना करना। डी में है टू हाइड एविडेंस, एविडेंस को छुपाना। तो बी ऑप्शन सही है कि अच्छे से ढूंढना किसी चीज़ को। 15 है विच सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। ये 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसमें किसी एक में गलती है। ए है नीदर द मैनेजर नॉर द ऑफिसर्स वर अवेलेबल, तो इसमें कोई गलती महसूस नहीं हो रही, ऑफिसर्स के साथ वर इस्तेमाल हुआ है। एवरी वन ऑफ द एप्लीकेंट्स हैज़ सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है, तो बी ऑप्शन में भी कोई गलती मुझे महसूस नहीं हो रही। एवरी वन के साथ हैज़ ही आएगा। ठीक है, एप्लीकेंट्स में से हर किसी ने। द डेटा इज़ बीइंग एनालाइज्ड केयरफुली, ये भी ठीक है। वन ऑफ द इंस्पेक्टर्स हैव रिज़ाइंड। ठीक है, ये देखें वन ऑफ द इंस्पेक्टर्स, बहुत सारे इंस्पेक्टर्स थे, उनमें से किसी एक ने रिज़ाइन किया है, तो हैज़ आएगा यहाँ पर, हैव नहीं आएगा। तो यहाँ कंप्लीट हुए हमारे 15 क्वेश्चंस। एनालिटिकल स्किल्स या एनालिटिकल रीजनिंग का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ। ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है पहले ही, तो इसको यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये 15 से 30 तक ये क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।